एक लड़की का जन्म होना बिल्कुल आसान नहीं है। मेरे ऊपर कई सारे ताने, स्पेशली महिलाओं को, कि ये तो मुंह काला करेगी, ये तो भाग जाएगी। क्यों? मेरा कसूर क्या था? तो दिमाग में आया कि भाई कोई अगर ऐसा बड़ा स्टार्टअप करना है, कोई कंपनी करनी है, इतने फार्मर्स के साथ काम करना है, तो शुरुआत कैसे की जाए? जिसे कहते हैं ना, रोज मरना पड़ता है जब आप एक स्टार्टअप चलाते हो। सारे स्टार्टअप्स वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे हैं। ये जो बात है 2 साल में समझ आई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए थी, हमें फंडिंग चाहिए था। हमें RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से हमें कुछ सीड फंड मिला, जिससे हमें, जिसे कहते हैं, एक संजीवनी मिली। ये बात 2018 की है। सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, एक फोन आया। फोन पे जनाब जो थे, फोन पे उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहा हूँ और भारत के प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा क्या? व्हाट? भारत के प्रधानमंत्री? और तत् करके मैंने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापस फोन की घंटी बजी। देखा कोई नंबर डिस्प्ले नहीं कर रहा था, प्राइवेट नंबर ऐसे आ रहा था डिस्प्ले। वापस वही जनाब थे फोन पे, जिन्होंने कहा कि मैडम गुड मॉर्निंग, मैं दिल्ली से प्रधानमंत्री कार्यालय से बात कर रहा हूँ और आपसे भारत के प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं। मैंने कहा यार, सुबह सुबह कोई मिला नहीं क्या? दत्त। और मुझे ऐसे लगा कि ये कोई प्रैंक कॉल है और मैंने फोन पटक दिया। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हें कोई फोन आ रहा है क्या दिल्ली से? मैंने कहा हाँ, पर शायद कोई मजाक कर रहा है और बड़ा ही वाहियात सा मजाक है ये। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा अरे मूर्ख, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से वाकई में फोन आ रहा है। मैंने कहा क्या? इज दैट ट्रू? क्या ये सही है? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ बिल्कुल, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई वो जो नंबर है वो आप देखिए, जांच पड़ताल करिए कि साउथ ब्लॉक, रायसीना रोड। हम तो रहते हैं पुणे में, तो हमें तो ये सब चीज़ें पता नहीं, पर थोड़ा सा हमने गूगल किया, सर्च किया और पता चला कि भाई साहब ये कॉल तो प्रधानमंत्री कार्यालय से ही था। और पता चला कि वाकई में यह एक ट्रू कॉल था, जेन्युइन कॉल था, और प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में आदरा सहित मिलने के लिए बुलाया था। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं शर्मिला ओसवाल, महाराष्ट्र के कोंकण के पोयनाड, एक छोटे से गांव से, लेकिन सारी पढ़ाई हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, दुनिया का सारा एक्सपोजर लेके भारत में आके अपना स्टार्टअप बनाना, उसे सक्सेसफुल लेके जाना, और आज मैं बहुत अभिमान से ये कह सकती हूँ कि 68 करोड़ का रेवेन्यू अगर आज हम बना सके हैं, तो शुरुआत जो है वो 10,000 से लेके आज जिस मुकाम तक हम पहुंचे हैं, उसमें कई सारे फेल्योर्स है, कई सारे रिजेक्शंस है। कोई भी चीज आसानी से नहीं बनी है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि नाम है शर्मिला ओसवाल, तो इनके पास तो ओसवाल है, मारवाड़ी है, बहुत पैसा होगा। सारे देश की मारवाड़ी, राजस्थानी समाज के पास बहुत पैसा होता है, सबको ऐसे लगता है। पर बिल्कुल नहीं। मेरी जिंदगी की पूरी पढ़ाई दोस्तों स्कॉलरशिप पे हुई है। यहाँ तक कि जो बारेट लॉ इंग्लैंड गई, ये पूरा स्कॉलरशिप, और वो भी शादी के बाद। एक दूध पीता बच्चा, एक पति जो पूरे साथ हर कदम, इंटरनेट नहीं था उस जमाने में, पत्र व्यवहार, जो नीले कलर का अंतर्देशीय पत्र आता है ना, उस पत्रों से जो कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटीज को किया, 2 साल लगातार मेहनत। कोई यूनिवर्सिटी अगर बोलती थी कि भाई आपको फ्लाइट की टिकट नहीं मिलेगी इस स्कॉलरशिप में, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मुझे वो स्कॉलरशिप वापस रिटर्न करनी पड़ती थी। नहीं, मुझे पूरा स्कॉलरशिप चाहिए, क्योंकि फ्लाइट की टिकट निकालने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो दोस्तों, जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। सपने बहुत बड़े देखे बचपन में कि मुझे बैरिस्टर, बाबा साहेब आम्बेडकर की तरह बैरिस्टर बनना है, पर कहाँ ये सब आसान होता है। तो यही सपना पूरा करने के लिए शादी के 2 साल बाद इंग्लैंड जाने के लिए मेरे पति ने मेरे साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहे। ये जो स्टार्टअप की कहानी मैं आज आपको बता रही हूँ, एग्रीकल्चर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक बैरिस्टर बनी, बार एट लॉ बनी, पर जो स्पेशलाइजेशन जो उस वक्त 1995 में, अगर मैं एनवायरनमेंट चुन रही हूँ, ट्रेड एंड एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, वाटर सिक्योरिटी, तो उस वक्त
इसे बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं था। वो ज़माना था सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडिया में क्रिमिनल लॉयर्स का बड़ा बोलबाला था। और शर्मिला जी क्या कर रही है? तो एग्रीकल्चर में जा रही है, लॉ में। क्या ये फूल पत्ते खेती से कोई पैसे कमा पाएगी? मेरे सारे परिवार वाले बहुत खूब हंसे, बहुत मजाक उड़ा मेरा, हर कदम पे मजाक उड़ा। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जिंदगी में अगर आपको कुछ बनना है, लोग आप पे खूब हंसेंगे, आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे। मेरे साथ हर कदम पे बचपन से होते आया है। आपको बताऊं, मेरे ऊपर कई सारे ताने, स्पेशली महिलाओं को, कि ये तो मुंह काला करेगी, ये तो भाग जाएगी। क्यों? मेरा कसूर क्या था? तो मैं शिक्षण लेने के लिए पोयनाड से 14 साल की उम्र में भाग आई थी, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। तो जिंदगी में एक लड़की का जन्म होना बिल्कुल आसान नहीं है। जब एक लड़की बन के जन्म लेते हैं, तो ये समझ के चलिए बाय डिफॉल्ट कि ये सब आना ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैडम तो बैरिस्टर बनी, बार एट लॉ बनी, हार्वर्ड में पढ़ी, एमआईटी में बनी, फिर ये एग्रीकल्चर में क्या कर रही है? जब मैं भारत आई और तभी उसी दौरान ये कोविड जो चला, हजारों लाखों लोगों की डेथ्स हुई। मेरा बेटा शुभम, जो अशोका से पढ़ के आया, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग, भारत की पढ़ाई को सल्यूट है। शुभम आया, शुभम को बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव जॉब मिला गुड़गांव में, पर उसने वो नहीं लिया। उसने बताया कि मम्मी, मैं किसानों के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं देश की हेल्थ पे काम करना चाहता हूँ। मैं ये जो जेंसीज है, क्योंकि जब वो दिल्ली में था, खाने की बहुत प्रॉब्लम होती थी उसे, कई बार डेंगू हो गया, बीमारियां हो गई, पेट की बीमारियां हो गई। और ये कहानी सारे बच्चों की है, कैंटीन कह लो या कॉलेज लाइफ कह लो। तो उसने आके कहा कि मम्मा, मुझे जीवन में देश के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, यूथ के लिए करना है। तभी हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग से ये बेसिलिया नाम का जो एक कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया कि हम एक ऐसा सुपर फूड बनाएंगे, हम एक ऐसी चीज बनाएंगे जिससे जो अफोर्डेबल हो, जो ऑर्गेनिक हो। तो शुभम की ये जो इनोवेशन की जो सोच थी, जो शेयर की, मुझे भी लगा कि नहीं, बात में दम तो है। अब अगर कोई भी ऐसी चीज करने है तो बिल्कुल पैसा यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो दिमाग में आया कि भाई, कोई अगर ऐसा बड़ा स्टार्टअप करना है, कोई कंपनी करनी है, इतने फार्मर्स के साथ काम करना है, तो शुरुआत कैसे की जाए। और तभी मेरे जो हस्बैंड है, शुभम के पापा, उन्होंने कि भाई शुरुआत के कुछ टाइम के लिए हमें कुछ कैपिटल लगेगा। तो वो कैपिटल का ऑफर, कैपिटल का जो सपोर्ट है, वो हस्बैंड से मिला। शुभम ने बाकायदा हम माँ बाप को ऐसे सामने बिठा के कहा कि देखो, ये एग्रीकल्चर फील्ड है, रातों रात कोई प्रॉफिट्स नहीं होंगे, रातों रात कोई एकदम हम टाटा बिरला अंबानी नहीं बन जाएंगे। आपको सब्र करना होगा, क्योंकि किसान, खेती, एग्रीकल्चर आज तक इंडिया में बहुत कम से कम, मेरे ख्याल से बिल्कुल उंगलियों पे गिनने जितने स्टार्टअप रहेंगे कि जो प्रॉफिट्स कर रहे हो। तो ये बात उसने हम दोनों को बिठा के कही कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द बिजनेस, इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रॉफिट्स, बट इट्स मच लार्जर देन दैट व्हाट इम्पैक्ट बेसिलिया ऑर्गेनिक्स और गुड मॉम इज गोइंग टू क्रिएट। तो बस कहानी वहां से शुरुआत हुई, बेसिलिया ऑर्गेनिक्स बन गया। अब कंपनी बनाना मतलब क्या? आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, आपने इनकॉर्पोरेशन कर लिया, आपने एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप फूड इंडस्ट्री में हो। जैसे शुरुआत हमने घर से की, घर से 2500 स्क्वायर फीट, 2500 से 5000, 5000 से एकड़ में। पर दोस्तों, ये बिल्कुल आसानी से नहीं हुआ है। बिल्कुल जिसे कहते हैं लोखंड के चने चबाने का काम है ये। जब शुरुआत करी, इतने चैलेंजेस, रोजमर्रा, रोज सुबह, रोज रात को, जिसे कहते हैं ना, रोज मरना पड़ता है जब आप एक स्टार्टअप चलाते हो। पर मजा भी उतना ही आता है। आपको ऐसे लगता है कि अरे यार, आपका जन्म कुछ करने के लिए हुआ है। वो जन्म ही क्या कि हम कुछ ना करें, गुमराह बैठे हैं, गुमराह को तो कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंपनी की फॉर्मेशन हुई। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि किसानों के साथ काम करना बिल्कुल आसान नहीं है। पर किसान वो भाई है जो अगर एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस रख दे, आपके अंदर फेथ रख दे, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिलिया का जन्म हुआ, हम आगे बढ़े। पहले 1-2 साल में बहुत मुश्किलातें हुई, फेल्योर्स हजारों लाखों। ऐसे लगा कि बहुत हर बार कदम डगमगाए, जैसे कई सारे स्टार्टअप्स रास्ता छोड़ देते हैं कि नहीं, ये हमसे नहीं होने वाला, इतना लॉसेस हो रहा है, कैश बर्न। आज दुनिया देखिए इंस्टाग्राम की है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट हम ऐसे करते हैं, हर कोई प्रोडक्ट की जो ऐड आती है, मतलब हमारी शेल्फ लाइफ कितनी है? बस इतनी।
तो हर एक के दिमाग में, हमारे भी दिमाग में ये आया कि हम ये मार्केटिंग नाम का जो जज्बा है, ये मार्केटिंग हम कैसे करेंगे? तो हमने ऑर्गेनिकली, हमने ऐसे कई सारे डिजी बाज़ार्स बनाए और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उसी वक़्त डिजिटल इंडिया का जो इंडिया में जो शुरू हुआ, उसके अंतर्गत हमने डिजिटल वुमेन वॉरियर्स की स्थापना करी और वहाँ पे हमें प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली बुला के हमें अपलॉड किया कि हम ऐसे डिजी बाज़ार बना रहे हैं। महिलाओं के जो प्रोडक्ट्स हैं, किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए हम जिसे हमने मार्केटिंग करना शुरू किया। फेसबुक पे हमने कम्युनिटी बनाई, जिसमें 1.5 लाख महिलाएँ, एक बहुत बढ़िया-सा प्लेटफ़ॉर्म बना और ऑर्गेनिकली हमने अपने बेसिली ऑर्गेनिक्स, गुड मॉम को प्रमोट करना शुरू किया। सारी महिलाओं को हमने पैरों पे खड़ा किया। सबसे पहली एम्बेसडर्स, गुड मॉम की एम्बेसडर्स बनी हमारी महिलाएँ, जो अपने घर से प्रोडक्ट्स बेचना, जिन्होंने गुड मॉम को बेचना शुरू किया। अब मैं इसे कहूँगी कि ये एक बेचना नहीं था, क्योंकि हर माँ अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती है। वो चाहती है कि न्यूट्रिशन हो, बीमारियाँ नहीं आएँ। किचन को कैसे फार्मेसी बनाएँ, मतलब दवाइयाँ बाहर से लेने की बजाय क्यों ना हमारे किचन का ही जो फूड है, जो अनाज है, उसी से हमारी बीमारियाँ ठीक हो। तो हमने देश की माताओं को बनाया हमारा गुड मॉम का एम्बेसडर्स और ऐसे दोस्तों शुरुआत हुई। तो ये जो कैश बर्न की दुनिया है, वैल्यूएशन की दुनिया है, सारे स्टार्टअप्स वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे हैं। हमें ये जो बात है 2 साल में समझ आई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए थी, हमें फंडिंग चाहिए था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। हमें आरकेवीवाई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से हमें कुछ सीड फंड मिला, जिससे हमें, जिसे कहते हैं, एक संजीवनी मिली। हर वक़्त जैसे मरने की कगार पे थे, पर संजीवनियाँ धीरे-धीरे क्यों ना हो, लेट हुआ, पर हमें मिलती गई और ये संजीवनी मिली, जड़ी-बूटियाँ भी तो ज़रूरी है। तो जो ये मार्केटिंग हुआ, दुनिया की, देश की माताएँ हमारे साथ जुड़ती गई, फेसबुक कम्युनिटीज़ बनते गए, ऑर्गेनिकली हमने हमारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बहुत अच्छे से की, गिफ्टिंग, तभी जी20 आया। जी20 आया तो पूरे जी20 में हमें हर जगह पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला। तो दोस्तों, अब मैं ये बताती हूँ कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप को कई सारे चैलेंजेस आते हैं, जिनको हमने भी सामना किया है। तो वो क्या होते हैं? तो अब हमारा जो स्टार्टअप है, एग्रीटेक है, ऑर्गेनिक है, सोशल इम्पैक्ट है। तो जब हम ये ऑर्गेनिक वर्ड यूज़ करते हैं, अब सब जगह ऑर्गेनिक का बोलबाला है, जिसे हम जैविक कहते हैं, सेंद्रिय कहते हैं। तो क्या है, होता है ये ऑर्गेनिक, और उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं या हमने जो फेस किया है। तो जब ऑर्गेनिक कहते हैं तो देखिए ये वर्ड बड़ा फैशनेबल सा है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एपेडा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत बेसिलिया ऑर्गेनिक्स, जैसे कि हमारा स्टार्टअप है, हमने रजिस्टर किया। तो इसमें आपको जो सर्टिफिकेशंस है, आपको जब एक्सपोर्ट करना है, जैसे हमारा स्टार्टअप एक्सपोर्ट करता है, तो ये एक्सपोर्ट करने से पहले आपको सर्टिफिकेशन बॉडीज जो है, जैसे यूएसडीए, यूएस अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, आप कनाडा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब के बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होती है, सर्टिफिकेशन की प्रोसेस होती है। जब आप कोई ऑर्गेनिक फूड बेचते हैं, तो उसके टीसी आपको देने पड़ते हैं, जहां हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि हर वक्त पॉलिसी लेवल पे चेंजेस होते रहते हैं, सर्टिफिकेशन बॉडीज के बहुत सारे कंप्लायंसेस रहते हैं, ऑर्गेनिक ऑडिट्स होते रहते हैं। तो इसको रोज जूझते जूझते आपको कई बार ऐसे लगेगा कि अरे इसमें इतना टाइम जा रहा है, क्योंकि आप इंडिया में टैक्सेस भी भर रहे हो, आपको जीएसटी भी कंप्लायंसेस करना है, आपको एफएसएसआई के भी नॉर्म्स करने हैं, आपको सर्टिफिकेशन बॉडीज के नॉर्म्स करने हैं। फिर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस बहुत टीडियस है। पर दोस्तों, ये सब आपको बिल्कुल समझ के लेना होगा, और इसकी सारी योजनाएं, इसकी सारी स्कीम्स बाकायदा, बाखूबी से सरकार की ओर से हमें सिखाया जाता है। स्टार्टअप्स को आज देखिए, देश में कई सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स है। हमने भी कई सारे इंक्यूबेशन सेंटर से हमें मेंटरिंग हुई, हैंड होल्डिंग हुई कि किस तरह चैलेंजेस से जूझना है, क्योंकि कई बार हमें निराशाएं आ जाती थी। हमें ऐसा लगता था कि नहीं, हम ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कई बार हम इस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में थक जाते हैं, फंस जाते हैं। कई बार
जो ये बायर सेलर्स मीट होता है, जब आप एक्सपोर्ट में होते हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो जेन्युइन है या आपका पेमेंट? कई बार इस जर्नी में पेमेंट स्टक हुए हैं। जब आप किसानों से लेते हैं, किसानों से जब आप उगवाते हैं, उनको तो आपको कैश देना पड़ता है, वहीं के वहीं देना पड़ता है। पर जब आप अपना स्टार्टअप कर रहे हो, आपको वेंडर्स को जब पेमेंट करना है, तब आपके पास नहीं होता है, आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होता है। तो उस वर्किंग कैपिटल के लिए जो लड़ाई, जो फाइट हमको हर रोज देनी पड़ी है, वो बहुत ही अनन्य साधारण है। तो यह लड़ाई, यह फाइट, यह चैलेंजेस हर स्टार्टअप को आएगा। हर एग्रीटेक या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों को ये सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज आसानी से मिलेगी तो उसका मूल्य ही क्या रहेगा। तो इन सब प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए जब आप जाएंगे, आप करेंगे, तो मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में आप एनपीओपी देखिए। अभी रिसेंटली सरकार ने एनपीओपी के जो पॉलिसीज है, उसकी जो स्कीम है वो लॉन्च करी है। आप एपेडा की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड बता रही हूँ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, यह दुनिया का, कल का क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन है। हमने मिलेट्स को लेके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए। अब वो क्यों बनाए? सिर्फ बिजनेस या मोटिव नहीं था, हमारे दिमाग में ये जरूर था कि यह एक ऐसा क्रॉप है जिसे 64 डिग्री टेम्परेचर में भी उसे कोई भी दिक्कत नहीं है जो दूसरे क्रॉप्स को है। तो देश में आज जैसे चावल है, गेहूं है, हमने टर्मरिक पे काम किया, मोरिंगा पे काम किया, हमने ऐसे सारे सुपर फूड पे काम किया। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। स्टार्टअप की दुनिया बहुत ही विलक्षण है। अगर आप उसमें मजे लेके करोगे, बिल्कुल माना कि निराशाएं हर कदम पे होगी, पर कहते हैं ना, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं। मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी सिर्फ उन्हीं की है जो मर कर भी जिया करते हैं। तो दोस्तों, आज जोश टॉक के इस मंच पे मैं तहे दिल से जोश टॉक का शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड इट्स इंडीड माई ग्रेटिट्यूड टू जोश टॉक, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। 10,000 से लेके आज बेसिलिया ऑर्गेनिक्स, गुड मॉम 68 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है। और अगले साल तक, मतलब इस ईयर एंडिंग में 100 करोड़ तक का हमारा प्रोजेक्शन है। तो जैसे मैंने बताया कि आप अगर तैयार है, आपको अगर आपने सपना देखा है, अगर आपको एक एग्रीकल्चर में स्टार्टअप करना है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर प्रोविजंस, हर स्कीम आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ी है। मुझे ये बताते हुए बहुत फक्र महसूस होता है कि जब भी मैं दिल्ली आती हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि ये मेरा मायका है, क्योंकि जो तरह का सपोर्ट मुझे मिला है। तो शुरुआत भले ही 10,000 से हुई, हस्बैंड के सपोर्ट से हुई, पर आज जोश टॉक के इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये शेयर कर रही हूँ कि ये जो मंजिल है, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन रही है। आपको बिल्कुल जिंदगी में कुछ करना है, स्टार्टअप की दुनिया में आना है, सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे वेबसाइट पे अगर जाके देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसानों के सपोर्ट से, उनके कॉन्फिडेंस, उनके हमारे में जो फेथ था, उसकी वजह से हम प्रधानमंत्री तक पहुंचे। सिर्फ हम प्रधानमंत्री तक पहुंचे नहीं, मन की बात के जरिए हम पूरी दुनिया तक पहुंचे। पूरी दुनिया, पूरे देश, और जिसकी वजह से आज बेसिलिया ऑर्गेनिक्स का रेवेन्यू आज दिन दुगने रात चौगुने बढ़ गया। हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो गई। हमारे किसान देखते देखते तादाद में बढ़ गए। जो कोई पहले ऑर्गेनिक खेती नहीं करना चाहता था, वो भी खेती ऑर्गेनिक में आने लग गए, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करने लग गए। हमें एपेडा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इनसे इतना तगड़ा सपोर्ट मिला। प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट, मन की बात के अलावा 97 संस्करण में जैसे उन्होंने हमारी कहानी को बताया, उन्होंने 100वें एपिसोड में एक कॉफी टेबल बुक पब्लिश किया, जिसमें हमारी स्टोरी, गुड मॉम की स्टोरी, मिलेट मॉम की स्टोरी को पब्लिश किया। और इसकी वजह से हमारा जो स्टार्टअप है, एग्रीटेक स्टार्टअप, सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप, यह एक बहुत बड़ा सफर तय कर पाया। और आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम 70% एक्सपोर्ट हम पूरी दुनिया में कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से, और इन सब हमारे किसान भाइयों की वजह से हम इस मुकाम पे आके खड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर
में अगर आप सोचेंगे या आप देखेंगे, एक महिला का इसमें काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है। आप देखेंगे कि किसानों की जो बीवियाँ होती है, उनका कहीं कोई डिसीजन टेकिंग में हाथ नहीं होता, क्योंकि जो डिसीजन मेकर होता है वो किसान होता है, पर उसकी पत्नी को कोई राइट नहीं होता है। तो यह हमारी जो पुरुष प्रधान संस्कृति है, वो एग्रीकल्चर में भी बहुत एग्रेशन है, डोमिनेशन है। इस सारे होते हुए भी मुझे खुशी है कि मैं कंजर्वेटिव राजस्थानी बैकग्राउंड की होते हुए भी कोंकण से जिस माहौल में से मैं आई, दिल्ली से जिस तरह से यह सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सपोर्ट मिला, उसकी वजह से आज हम इस मकाम पे खड़े हुए। तो मैं आज सारी महिलाओं को, देश के सारे यूथ को ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एआई या सिर्फ टेक्नोलॉजी या सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिसिन, सिर्फ यह करियर नहीं हो सकते। करियर अगर आप देश की मिट्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप किसानों के साथ जुड़िए। देखिए कि यह अन्नदाता सिर्फ हमारा अन्नदाता नहीं है, यह हमारा जीवन दाता है। और एग्रीकल्चर यह फील्ड सिर्फ आपकी अपनी रोजी रोटी नहीं, आपके आसपास के किसानों की और आपके समाज की, आपके कम्युनिटी की, आपके गांव, जिला, तालुका और आपके देश की आय बढ़ाएगा। पूरे दुनिया में भारत का अगर ब्रांड बनाना है, भारत का अगर नाम रोशन करना है, तो फूड सिक्योरिटी पे काम करना सबसे अहम है। और मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर में भारत के ज़्यादा से ज़्यादा युवा, महिलाएं आइए, जुड़िए। जय जवान जय किसान का जो नारा है, उसे सही मायने में जिए और देश के लिए अपना योगदान दे और अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद। हेलो दोस्तों, तो अभी आप शर्मिला ओसवाल जी की कहानी को सुन रहे थे। हमें पूरा यकीन है कि इस कहानी ने आपके अंदर ज़रूर जोश भरा हो। शर्मिला ओसवाल जी का जो संघर्ष रहा है कुछ हासिल करने का, कुछ बड़ा हासिल करने का, ये संघर्ष एक ऐसा संघर्ष है जिसको जो भी सुनता है या जो भी जानता है इस बारे में, उसको ज़रूर वहाँ से प्रेरणा मिलती है कुछ बड़ा करने का। शर्मिला जी ने अपने स्टार्टअप के माध्यम से न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बदला, बल्कि लाखों किसानों की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आज शर्मिला जी का स्टार्टअप न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में नाम कमा रहा है। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शर्मिला जी की कहानी को मन की बात के एपिसोड में पूरे देश के सामने रखा। जिस तरीके से शर्मिला जी ने देश के किसानों को एक नई राह दिखाई है, वो वाकई में काबिले तारीफ भी है। जो शौक में हमारा प्रयास रहता है कि हम इस तरह की और भी कहानियां लगातार आपके सामने लेकर आते रहें। हम आशा करते हैं कि जो शौक्स को आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। इस कहानी को क्यूरेट किया था मैंने, कैमरे के पीछे विशाल कपूर थे और इस कहानी को एडिट किया था धर्मेंद्र कुमार जी ने।